So, welcome you all to Mentorship Forum. I am Umesh, your mentor at Mentorship Forum, and the agenda of this session is to analyze the 71st BPSC Mains question paper. ओके जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 71st बीपीएससी मेंस कंडक्ट हुआ है अभी। तो इस पेपर को थोड़ा सा एनालाइज हम लोग करते हैं कि किस तरह का पेपर था, क्वेश्चन का क्या पैटर्न था, पहले जैसा था या कुछ चेंज हुआ है, ठीक है। और उसके अलावा फिर उसके आधार पे जो भी एनालिसिस हमारा होगा उसके आधार पे हम लोग देखेंगे कि क्या वे फॉरवर्ड है हमारा 72nd बीपीएससी मेंस के लिए, ठीक है। और फिर देखेंगे क्या क्या टेक अवेज हम लोग ले सकते हैं इस 71st बीपीएससी मेंस का जो भी क्वेश्चंस पेपर हैं, और उसके आधार पे हम लोग आगे का अपना प्लानिंग करेंगे, ठीक है। तो लेट्स जंप राइट इन द क्वेश्चंस। ये आपका एसए का क्वेश्चन था, ठीक है। एसए का अगर ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है, मतलब इजी टू मॉडरेट में हम लोग रखेंगे, हार्ड नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जैसे ये देखो अब सेक्शन फर्स्ट में ये थोड़ा सा ठीक है, फिलोसफिकल है, ये बहुत ही बेसिक है और बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है। ये हम लोग ऑलरेडी सब चीज़ पढ़ते ही हैं, टेक्नोलॉजी डबल एज स्वॉर्ड, कैसे वो मतलब पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, फिर बैलेंस, इनोवेशन एंड कंट्रोल। उसके बाद देखेंगे ये इथिक्स इन एक्शन, व्हाई मोरल करेज मैटर्स मोर देन ओपिनियन, ठीक है, थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है बट ठीक है, इजी है। एंड ये चौथा राइजिंग टेंशन इन द मिडिल ईस्ट, जियो पॉलिटिकल क्राइसिस, बहुत ही न्यूज़ में रहा है, तो ठीक है। तो दो तो बहुत जीएस बेस्ड क्वेश्चन है इसमें, तो बहुत ईजी है, मतलब इसको तो मॉडरेट भी नहीं बोलेंगे, बहुत ईजी है ये वाला सेक्शन। सेकेंड सेक्शन में आप देखोगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब सेम बहुत ईजी, ठीक है। इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ईजी ही कैटेगरी में रखेंगे। लव एंड नॉलेज, ट्विन पीरियड ऑफ मीनिंगफुल लाइफ, ठीक है, थोड़ा सा फिलोसॉफिकल बट मतलब ठीक है, थोड़ा सा मॉडरेट रख सकते हैं। डी डॉलराइजेशन एंड चेंजिंग ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर, ईजी, जैसा मैंने बोला कि मोस्टली ईजी टू मॉडरेट ही हैं और मोस्टली ईजी सेक्शन पे है। ये आप आराम से लिख सकते थे, आराम से, ये भी आराम से, सब जीएस बेस्ड कोड ही हैं, ठीक है। और सेक्शन 3 में बंदर की जानत है अही अदरक स्वाद, आपको पता ही है इसका मतलब, पता चल जाएगा। अधजल घैला छलकत जाए, सेम मतलब मीनिंग ईजिली पता चल रहा है इसका। जेकर लाठी ओकर भैंस, ईजी मीनिंग है। तो ओवरऑल देखिए इसी का तो ठीक था, मतलब इसको ईजी कह सकते हो आप, थोड़ा सा मॉडरेट है बट मोस्टली ईजी ही है ये सेक्शन। तो ये बहुत ही डुएबल सेक्शन था, यहाँ पे आप गेन कर सकते हो इस 71st बीपीएससी मेंस में। अगर आप लोगों ने अच्छे टॉपिक चूज किए होंगे, डिफरेंट डायमेंशंस को एक्सप्लोर किया होगा, तो इससे आपके लिए केक वॉक रहा होगा, ठीक है। तो इससे का तो ठीक है, मतलब इजी है। GS1 का देखते हैं कि GS1 का कैसा पेपर रहा है। GS1 का ये देखो सेक्शन 1 है जो हमारा हिस्ट्री का रहता है। इसमें देखा जाए तो लगभग यूजुअल सस्पेक्ट्स ही हैं सब, जो हम लोग जनरली पढ़ते हैं। बिरसा मुंडा हो गया, इंडियन काउंसिल एक्ट हो गया, एक्ट के बारे में आता है। जेपी है, क्विट इंडिया मूवमेंट, पाला आर्ट, सेम। रविन्द्रनाथ टैगोर, सेम, मतलब कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। रिवोल्ट ऑफ 1857, मॉडर्न आर्ट, ठीक है। इंडियन नेशनल मूवमेंट कैसे ये हुआ, फिर नेहरू जी का फॉरेन पॉलिसी, तो बहुत ही ईजी है। मतलब हिस्ट्री को हम लोग ईजी सेक्शन में ही रखेंगे, इसको टफ नहीं बोल सकते या फिर मॉडरेट भी नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जितने भी टॉपिक है सब हम लोग पढ़ते हैं, सब ट्रेडिशनल टॉपिक है, ठीक है। कोई इसमें नया नहीं है, कुछ अनसर्टेनिटी नहीं है या फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं है। इसके बाद अगर हम लोग सेक्शन 2 जहाँ पे करंट का देखें तो ठीक है, हाँ, यहाँ पे अनसर्टेनिटी है, वो आप 70th मेंस में भी देखा होगा, और जनरली करंट में अनसर्टेनिटी होता ही है, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो। यहाँ वो कुछ भी पूछ सकते हैं क्योंकि इतने सारे करंट इवेंट होते रहते हैं डेली, तो ये थोड़ा अनसर्टेन था। और सबसे बड़ा यहाँ का अब हम लोग अभी देखेंगे ना टेक अवेज,
कि ये जो देख रहे हो आप, WHO कंसर्न ओवर गैप्स इन इंडिया ड्रग सेफ्टी रेगुलेशन, जनरली हम लोग प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब ये मेंस का है ओवरऑल टॉपिक। नेक्स्ट आप रोल ऑफ आदि कर्मयोगी अभियान, ये सब मतलब थोड़ा प्रीलिम्स के लिए हम लोग पढ़ते हैं ना कि आदि कर्मयोगी अभियान क्या है, या फिर ट्राइबल विलेज विजन क्या है, किसने लॉन्च किया है, ठीक है। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, ठीक है, मतलब ये स्पोर्ट्स जनरली हम लोग प्रीलिम्स में पढ़ते हैं थोड़ा सा, इसके क्या क्या सेक्शंस जो होंगे, ठीक है। इंक्रीजिंग सर्ज इन द एंटी इमिग्रेशन रेटोरिक, ठीक है, ये थोड़ा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये पूरी तरह से मेंस का टॉपिक है। और आप लोग देखोगे कि ना वेस्टर्न डेमोक्रेसी में बहुत एंटी इमिग्रेशन वहाँ पे मूवमेंट चल रहा है, जैसे अमेरिका का हो गया, मेक क्या था ट्रम्प जी का उनका स्लोगन, मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसमें एक इनका ये बहुत इम्पोर्टेंट मूवमेंट था एंटी इमिग्रेशन को लेकर। फिर इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन, ठीक है, ये बेसिक रिलेशन पे है, बायलैटरल रिलेशन पे है। तो ये सब, तो ये थोड़ा सा आप टफ कैटेगरी को बोल सकते हो, क्योंकि करंट बहुत ही अनसर्टेन होता है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन भी पूछा है इन्होंने, जनरली हम लोग मतलब नहीं तैयार करते हैं, तो और तो थोड़ा सा अनसर्टेनिटी तो बोला जा सकता था इसको, और थोड़ा सा टफ है ये। और सेकंड, ये जब लॉन्ग में देखते हैं हम टेपा, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड था, मतलब सब ने तैयार कर रखा था। उसके बाद क्या कहते हैं, इंडिया भारत और यूरोपियन यूनियन का रिलेशन पूछा हुआ है, जब डील साइन हुआ था तो सब ने पढ़ा होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, बट डूएबल था कि अगर आप डिफरेंट SDG को पकड़ते हैं सबका, और सबका एक एक अचीवमेंट जो आपने जितना भी पढ़ा होगा अभी तक, बहुत से पेरिफेरी में आपके पास डाटा होगा, पॉवर्टी को लेकर, हेल्थ को लेकर, एजुकेशन को लेकर, जेंडर को लेकर, ठीक है, एनर्जी को लेकर, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, तो ये सब उसमें एक एक बस एग्जांपल आपको पुट करना था, और प्लस जितने भी SDG हैं सबको आप एक एक चैलेंजेस कर देते। तो ओवरऑल आपको 17 SDG इधर हो गया, और 17 मतलब टोटल आप 34 से 35 पॉइंट इसमें मेन बॉडी में निकाल सकते थे, ठीक है। ये डूएबल था, मतलब हो सकता है लोगों को अनएक्सपेक्टेड लगा हो, अनएक्सपेक्टेड है भी, बट डूएबल है, ठीक है। छठ फेस्टिवल का, ठीक है, मतलब लोग पढ़ते नहीं है क्योंकि अभी तक उस हिसाब से पूछ नहीं रहा है, लेकिन ठीक है, जब आप क्वेश्चन को देखोगे ना, सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट, तो इसको 3 भाग में ही डिवाइड करना था, और यहाँ से आप थोड़ा थोड़ा आप पॉइंट्स जनरेट कर सकते थे, ओके। हाँ, ये थोड़ा सा जो क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज, ये बहुत पुराना स्कीम है, बट उन्होंने पूछ रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं, तो ये अनएक्सपेक्टेड है। तो ओवरऑल आप करेंट का देखोगे तो एज यूजुअल अनसर्टेनिटी है, टफ ही बोलेंगे इसको। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है ना, रुको अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक, ये आपका, ये देखो विजन का अक्टूबर मंथ, अक्टूबर 2025 मंथली करेंट अफेयर। अब थोड़ा सा एक जादू दिखाते हैं आपको कि हमारे जो भी क्वेश्चन सेटर हैं, जो भी प्रोफेसर लोग क्वेश्चन सेट करते हैं, कैसे क्वेश्चन सेट करते हैं, मतलब आपको हंसी आएगी थोड़ी सी, और किस्मत पे अपने कोसोगे भी, क्या कह सकते हैं, मतलब ये देखो, रेगुलेशन ऑफ इंडिया फार्मास्यूटिकल सेक्टर। अब जब पेज नंबर 9 पे जाओगे ना, तो सेम WHO का जो पहला क्वेश्चन था हमारा, ट्राइबल गवर्नेंस आदि कर्मयोगी वाला, सेम न्यूज इन शॉर्ट्स, ये प्रमोशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग रूल नोटिफाइड, तो सब यहाँ से उन्होंने उठाया है, 1 2 3, उसके बाद देखो एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज 3, इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन 4, इसके बाद कहीं पे आप देखोगे 10 ईयर SDG 5, ये सब है यहीं पे, ये फिर टेपा, और सेम ऑर्डर में, मतलब क्या बोल सकते हैं अब इसके लिए, किस्मत को ही कोस सकते हैं ना, कि हमारे जो क्वेश्चंस जो सेट करने वाले हैं इतने मतलब खराब वर्ड है कामचोर, लेकिन इतने हैं कि बस उन्होंने अक्टूबर मंथ का मैगजीन उठाया, जिस ऑर्डर में यहाँ दिया हुआ है सेम ऑर्डर में उन्होंने पूछ भी लिया वहाँ पे। चलो ठीक है, मतलब फेमस मैगजीन है, आप रेफ़र कर सकते हो, बट एटलीस्ट डिफरेंट मंथ का तो उठा लो कम से कम, ठीक है, मतलब इतना भी तो नहीं होना चाहिए कि सेम ऑर्डर में भी डाल दो, कि जैसा यहाँ पे है जिस ऑर्डर में, सेम उसी ऑर्डर में, जैसे देख रहे हो यहाँ पे WHO, ट्राइबल गवर्नेंस, गेमिंग का, एंटी इमिग्रेशन, और देखो यहाँ पे देखते हैं हम लोग
WHO, ट्राइबल गवर्नेंस, गेमिंग, एंटी इमिग्रेशन, सेम अफ़गानिस्तान उसके बाद था, टेपा, ये EFTA सेम, SDG सेम। उसके बाद जो ये वाला पार्ट था जो बिहार रिलेटेड था, ये वहाँ से नहीं था, ये कहीं और से था ये दोनों, ठीक है। और ये भी देखोगे तो छठ इस बार आपको अक्टूबर मंथ में ही हुआ है शायद, लास्ट में, अगर मुझे जहाँ तक याद है। तो जनरली आप देखोगे तो अक्टूबर मंथ का ही उन्होंने पूरा पूछ रखा है करेंट, पता नहीं क्यों। मतलब अप्रैल में एग्ज़ाम हो रहा है, या तो वो जनवरी के हिसाब से पहले ही क्वेश्चन सेट किए होंगे, तो अक्टूबर मंथ का क्वेश्चन उन्होंने बना लिया होगा। बट फिर भी एक मंथ से, मतलब BPSC मेंस का एग्ज़ाम हो रहा है और आप करंट अफेयर का बस केवल एक मंथ से पूछ रहे हो, तो ये मतलब अच्छी बात नहीं है ओवरऑल। तो ये है हमारा करंट अफेयर। और ठीक है, विजन IAS जिन्होंने पढ़ा होगा उन लोगों के लिए बहुत ईजी रहा होगा, बाकी और क्या कह सकते हैं इसके लिए हम। उसके बाद इसमें तो उन्होंने और मतलब अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, क्या कह सकते हैं। जो टेबल है उनका, जो पाई चार्ट था, पाई चार्ट का हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं ना हमेशा कि वो 100% होता है, उससे आगे नहीं हो सकता, लेकिन इनका पाई चार्ट मतलब 100 से भी ऊपर जाता है। तो होता है BPSC में, इतना होते रहता है। ये BPSC क्या, थोड़ा क्या उसको बोलते हैं, अचीवमेंट है कि ये पाई चार्ट को 100 से ऊपर भी कर सकते हैं। तो ऑल्दो स्टैटिक्स पार्ट इजी था आपका, ठीक है, बट थोड़े से डाटा में प्रॉब्लम थे यहाँ पे। तो ओवरऑल अगर GS1 की बात करें हम लोग, तो GS1 ठीक है, सेक्शन 1 डुएबल था। स्टैटिक्स थोड़ा सा डाटा में इशू था, बट इजी था वो। लेकिन जो ये करंट वाला सेक्शन था, ये थोड़ा सा टफ सेक्शन में रख सकते हैं हम लोग, क्योंकि जनरली हम लोग इस हिसाब से तैयार करते नहीं हैं, ठीक है। देखते हैं GS2 को लेकर। अब यहाँ पे है जो BPSC आपको रियली टेस्ट कर रही है, ठीक है। पॉलिटी में भी, ऑल्दो पॉलिटी में थोड़ा सा ठीक है, अगर ओवरऑल देखा जाए तो हाँ, जैसे ये है मेन फीचर ऑफ, अब ये मतलब जनरली हम लोग पढ़ते नहीं है कि क्या मेन फीचर है। 40 सेकेंड, ये जब आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ोगे तो वहाँ पे बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशंस होते हैं प्रीलिम्स का, कि हम लोग देखते हैं ना कि 40 सेकेंड अमेंडमेंट में क्या क्या आया था, तो उसको, वो अगर आपको याद है तो वहाँ से आप ये क्वेश्चन को टैकल कर सकते थे। बट ये मैं यहाँ पे आसानी से बोल पा रहा हूँ, ठीक है, और बाहर लोग देखेंगे तो उसको लगेगा अभी कि चलो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इतना आसान क्वेश्चन नहीं है ये मेंस एग्ज़ाम हॉल में, जहाँ पे टाइम तो आपके पास रहता नहीं है, सोचने का भी टाइम नहीं रहता है। तो इतना, और मतलब अनएक्सपेक्टेड ही था ना, प्रीलिम्स का पूरा नॉलेज आपको यहाँ पे यूज़ करना था, ठीक है। ये देखो, कन्फ्लिक्टिंग डिबेट अबाउट सुप्रीमेसी बिटवीन पार्लियामेंट एंड जुडिशियरी, ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। अगर ट्रेडिशनली देखोगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आते नहीं हैं BPSC में, ठीक है। यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी हो जाएगा, जुडिशियल रिव्यू हो जाएगा, अमेंडमेंट का इशू आ जाएगा, ठीक है, ये सब इसमें आप एक्सप्लेन करना था। ऑल्दो अब बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन ये एग्जामिनेशन हॉल में देखोगे तो वहाँ पे ये बहुत टफ क्वेश्चन है। रिट जुरिडिक्शन, ठीक है, ये पहले पूछ चुका है, तो ये मतलब बहुत ही ईजी था, इसका वो नहीं है। जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, ये भी बहुत ईजी था। जनरली हम लोग भी क्या ये सब जो कि इसका पर्पस क्या है, ठीक है, इसके बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, 13 है, 32 है, 226 है, ये सब आप प्रीलिम्स के टाइम पढ़ते हो, तो वो उसका नॉलेज यहाँ पे आपको अप्लाई करना था। प्राइमरी रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, सेम प्रीलिम्स नॉलेज, ठीक है, उसका क्या आर्टिकल है, प्रीलिम्स के लिए हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। तो शॉर्ट्स में देखा जाए तो ये जो पॉलिटी का क्वेश्चन था, ठीक था, मतलब ओवरऑल डुएबल था। थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ में हम लोग रख सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम कंडीशन में इस जो अनएक्सपेक्टेशन था उसको थोड़ा हैंडल करना मुश्किल मतलब हो सकता था आप लोगों के लिए, ठीक है। तो शॉर्ट्स वाला तो ठीक था। हाँ, अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग लॉन्ग वाले में, तो कल्चरल नेशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म, बिल्कुल मतलब आउट ऑफ सिलेबस नहीं बोलेंगे, बट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, या सब जो UPSC की तैयारी करते हैं थोड़ा सा, मतलब उन लोगों के लिए ये आसान होता। BPSC में इस तरह की प्रिपरेशन होती नहीं है,
जनरली, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज़ नॉट अ नेचुरल सेंटिमेंट, ठीक है, मतलब और ऊपर से ये 38 मार्क का क्वेश्चन है और इसमें डायमेंशन एक ही है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। इसको आपको बस क्रिटिकली एनालाइज करना था, ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा टफ है ये क्वेश्चन, बहुत ही टफ है। पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये हम लोग पढ़ते हैं, ये आप कह सकते हो कि डुएबल था। मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है, कोalition पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स में तो अच्छा खासा रहा है बीपीएससी का। PYQ उसका मतलब बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहा है, तो ये भी डुएबल था। तो ओवरऑल पॉलिटी मतलब मॉडरेट टू टफ सेक्शन में, ठीक है। इजी नहीं था क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल का जो कंडीशंस होते हैं, जो प्रेशर्स होता है वहाँ पे, उस प्रेशर में इन सब क्वेश्चन को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। सेम जब सेक्शन 2 पे जहाँ ज्योग्राफी और इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ भी ठीक है, इंडिया फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ओके, कैन बी हैंडल। जूट के बारे में था, और भी फेवरेबल कंडीशन सुटेबल फॉर। अब देखोगे पिछले बार मखाना का उन्होंने कंडीशन पूछ लिया, प्योर मतलब क्या उसको बोल सकते हैं हम लोग, ये प्रीलिम्स का फैक्ट है, तो उसको आपको यूज़ करना था यहाँ पे जूट के बारे में अगर आपने पढ़ रखा है तो, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे तो इसमें 2-3 चीज़, सॉफ्टनेस, स्ट्रेंथ, लेंथ, यूनिफॉर्मिटी, ये सब मतलब डायमेंशन है, इस सब को आप डायमेंशन को यूज़ कर सकते थे क्वेश्चंस में। जनरली क्या कहा जाता है ना कि लॉन्ग क्वेश्चन हो, बहुत लोग क्या होता है ना कि लॉन्ग क्वेश्चन से आप डर जाते हो, फियर आ जाता है कि अरे वो इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा हुआ है, पता नहीं कैसे हैंडल कर पाएंगे। लेकिन जब आप केयरफुली उस लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ते हो ना, तो उसी से आपको सारा डायमेंशन मिल जाता है। जैसे आगे भी हम लोग देखेंगे, यहीं पे जैसे बता रहे हैं ना कि अब एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि डिमांड है जूट का, क्यों है, सॉफ्टनेस है, स्ट्रेंथ है, लेंथ है, यूनिफॉर्मिटी है। एक आपका आराम से हेडिंग बन सकता था डिमांड को लेकर, ठीक है, और उसमें आप इन सब बातों को थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। और दूसरा हेडिंग आपका फेवरेबल कंडीशन सुटेबल, ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो आप वो कर देते, इसमें मैप बना देते, जैसे भी पूछा भी हुआ है बिहार और बंगाल का, आप मैप बना देते, थोड़ा सा आइडिया लगाते कि चलो बिहार और बंगाल का है, थोड़ा ट्रॉपिक से नज़दीक है, सब ट्रॉपिकल कंडीशन है, तो टेम्परेचर हाई होगा। बिहार बंगाल में आप देखोगे बारिश होती हैं, तो वाटर का भी थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएगा, तो ये सब आप लिख सकते थे, बट ठीक है, एग्ज़ाम हॉल में थोड़ा ये सब सोच पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सिमिलरली देखें तो ये क्या है, ई टेक्नोलॉजी फॉर अचीविंग द गोल ऑफ आत्मनिर्भर भारत एंड विकसित भारत। अच्छा, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड इट, 3 चीज़ का रोल पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसको जैसे अब मैंने बोला ना कि जब लॉन्ग क्वेश्चन होता है ना, तो उसको हैंडल करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, उससे डरने की बात नहीं होती है। उसको आप जब केयरफुली पढ़ोगे ना, देखो इसमें 3 आपको डायमेंशन ऑलरेडी मिल गया, ठीक है। अब इस तीनों को लेकर इसको आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत से लिंक कर देना था। अगर एटलीस्ट 3-3 पॉइंट्स भी लिखते तो 9 पॉइंट्स आ जाते हैं इसमें, ठीक है। तो कैन बी डन, ओके। इन्वायरमेंटल एंड सोशल बेनिफिट, ठीक है, इन्वायरमेंटल बेनिफिट तो आप निकाल लोगे, लेकिन थोड़ा सोशल बेनिफिट को वहाँ पे सोचना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट आप कर सकते हो। जैसे जियोथर्मल एनर्जी हो गया, तो सोशल बेनिफिट्स में कैसे आप इसको सोच सकते थे। लेट्स सपोज कुछ एग्जांपल आपको याद हो रहा होगा जब आप प्रीलिम्स के लिए हम लोग पढ़ते हैं, जो हॉट वाटर कुंड है ना हमारा राजगीर में है, या फिर इधर जो भी साउथ बिहार में है, वहाँ पे आप कहीं जगह देखोगे ना, आप मेला लगता है, तो सोशल गैदरिंग होता है, कल्चर का इंटरमिक्सिंग होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें मतलब अभी तो मैं आसानी से यहाँ पे बोल पा रहा हूँ, वहाँ पे थोड़ा सा ये सब दिमाग लगाना मुश्किल होता है, क्योंकि जनरली हम लोग बीपीएससी में देखते हैं इंटरलिंकेजेस नहीं रहता है टॉपिक का, ठीक है। जो इस बार उन्होंने किया है इंटरलिंकेजेस, डिफरेंट डायमेंशन को उन्होंने इंटरलिंक किया है, ठीक है। पहले हम लोग का मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन रहता था जनरली मैक्सिमम, और बच्चे उसी हिसाब से तैयार भी करते हैं, ओके। और ये आप साउथ बिहार स्पेसिफिकली उन्होंने साउथ बिहार का पूछ लिया है लास्ट 10 ईयर का, कैसे आप इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, तो 2 हेड्स में आप डिवाइड करके उसका, ठीक है। इसके बारे में आप लोग बहुत कुछ आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे अगर देखोगे ना, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जितने भी बिहार गवर्नमेंट की स्कीम होंगे ना, सब इंक्लूसिव होगा, और सब मतलब मैक्सिमम आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्प करेगा ही। तो आपको थोड़ा सा लिस्ट डाउन ही करना था, क्योंकि इनिशिएटिव बताना था। अगर उसमें 1-2 डायमेंशन आप जोड़ सकते हो, उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, या फिर कुछ चैलेंजेस है, कुछ वे फॉरवर्ड, तो ठीक है, ये आपको आप प्लस पॉइंट हो जाता। बट अगर लिस्ट भी कर देते अच्छे से इस 2 हेड्स में, तो ये ठीक हो जाता।
डिस्कस द रोल ऑफ रेलवे, ये मतलब ठीक है, इन द डेवलपमेंट हम लोग पढ़ते नहीं हैं, बट ये कॉमन सेंस से आप बना सकते थे इस क्वेश्चन को। और जैसे मैंने बोला ना कि देखो, ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल चैलेंजेस, इन्होंने ऑलरेडी डायमेंशंस दे रखा है आपको, बस इसी के थ्रू आपको सोचना था कि इकोनॉमिक क्या हो सकता है, पॉलिटिकल क्या हो सकता है, ज्योग्राफिकल क्या हो सकता है। ज्योग्राफिकल आप मैप बना कर सकते हो, इकोनॉमिक्स उसका इंपॉर्टेंस देकर कर सकते हो, पॉलिटिकल चैलेंजेस में सेम आप कर सकते हो। और ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो हम लोग सेवन सिस्टर्स उधर हैं उसकी बात कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। उस तो थोड़ा सा स्पेसिफिक भी हो रहा है, जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ना, ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट की बात कर रहा है, ये साउथ बिहार की बात कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर देखें तो एक ये वाला, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द फूड सिक्योरिटी, ठीक है, जनरली पढ़ते हैं हम लोग प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एंड हाउ फार द हाइड्रोपोनिक एग्रीकल्चर, ओके, हाइड्रोपोनिक एग्रीकल्चर मतलब ठीक है, जो यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इजी होगा थोड़ा सा। और थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाते, माइंड को अप्लाई करते, जैसे जल पौधा, तो आप इसको आराम से टैकल कर सकते थे। बट एग्जामिनेशन कंडीशन में ये मेंस में थोड़ा सा टफ ही कहलाएगा क्वेश्चंस। सिमिलरली मेजर पोर्ट्स प्रीलिम्स के लिए हम लोग पढ़ते हैं, तो उसी को लेकर थोड़ा सा मैप को आपको बनाकर और कैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को और बांग्लादेश को, और वो भी जो ये वाला है शायद ईस्ट है ना, कौन सा, हाँ, ईस्टर्न कोस्ट पे पूछा हुआ है इन्होंने, ये वाला जो पार्ट है यहाँ का। तो यहाँ का अगर मेजर पोर्ट्स याद है तो आप अगर नाम मैप बना लोगे, उसको कनेक्ट कर लोगे कि कैसे दोनों पे हेल्प कर रहा है, तो ये भी क्वेश्चन किया जा सकता था। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ठीक है, मतलब पढ़ते हो आप लोग। तो GS2 में आप देखोगे थोड़ा सा ये डाइवर्सिफाई किया है इन्होंने, ज्योग्राफी और इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई किया है, और थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गए हैं ये। मतलब ऐसा नहीं है कि जनरल आप पूछ दे रहे हैं, स्पेसिफिक जैसे मैंने बोला ना ऊपर, आप नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट साउथ बिहार में पूछ रखा है, यहाँ पे आप देखोगे हाइड्रोपोनिक एग्रीकल्चर का स्पेसिफिक, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट पे आप देखोगे, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा स्पेसिफिक ही है। तो सेक्शन 2 को आप भी मतलब मोस्टली टफ ही है ये कुछ पार्ट। तो सेक्शन 2 भी आपका पॉलिटी में हमने देखा कि थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ था, बट ये सेक्शन 2 आपका जो इकोनॉमिक और ज्योग्राफी का, इसको टफ कैटेगरी में ही आप लोग रखोगे, ठीक है। सेक्शन 3 में देखें साइंस का, हाँ, साइंस में एक इस बार उन्होंने ये किया है ना, पहले आप जनरली देखोगे ना एप्लीकेशन बेस्ड आता था, ठीक है। एक पिछले साल का है, 70th का है, एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं। उसका जो साइंस का था, उससे पहले तो और बहुत ही स्पेसिफिक आता था, इसमें भी आप देखोगे ना बहुत स्पेसिफिक एप्लीकेशन पे ही बात किया हुआ है उन्होंने। हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन हेल्पिंग एप्लीकेशन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में। साइबर क्राइम, ठीक है, ये टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम जनरली प्रीलिम्स के टाइम पढ़ते थे हम लोग, और पढ़ते भी हैं। एवरी एस्पेयर ऑफ लाइफ एप्लीकेशन, ठीक है। DNA फिंगर प्रिंटिंग एप्लीकेशन है। स्टेम एजुकेशन का ये थोड़ा सा डिफरेंट था। ड्रोन टेक्नोलॉजी एक्सटेंसिवली इन नेशनल सिक्योरिटी एप्लीकेशन। सिग्निफिकेंट माइलस्टोन, ठीक है, स्पेस के बारे में आप लोग पढ़ते हो, वाईफाई, ठीक है, ओके। और कैसे ये हेल्प कर रहा है, तो इसका एप्लीकेशन ही है। तो जनरली देखोगे आप 70th या उससे पहले बहुत ही एप्लीकेशन बेस्ड होता था। थोड़ा सा और आप बैक में जाओगे तो जनरल एप्लीकेशन ये पूछते थे। अभी आप देखोगे तो थोड़ा सा जैसे 70th में थोड़ा सा स्पेसिफिक हुआ था, और इस बार तो मतलब अच्छा खासा वो डाइवर्सिफाई किया है इन्होंने साइंस के टॉपिक को। जैसे व्हाट रोल हैज़ द फिलॉसफी ऑफ द जय अनुप्रयोग प्लेड इन द प्रोसेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंडियनाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। मतलब आप यहाँ से गेस कर सकते थे, यहाँ से थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करके लगा सकते थे। और उसमें भी देखो 6 नंबर का क्वेश्चन है और 2 डायमेंशन है, एक तो ये है, और उसके बाद क्रिटिकली एनालाइज इंडियाज़ करेंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, टू स्पेसिफिक, ठीक है। स्टेम एजुकेशन पिछले बार भी आपने देखा था, वो वुमेन्स एजुकेशन का पूछा हुआ था 70th में। इस बार उन्होंने डिजिटल डिवाइड और टीचर कैपेसिटी को लेकर कैसे वो ब्रिज कर रहा है रीजनल एजुकेशन डिस्पैरिटीज़ को, उससे रिलेटेड लिंक करके किया है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, ये यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने एप्लीकेशन, एक ये एप्लीकेशन वाला पार्ट है,
रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डिजास्टर मैनेजमेंट में कैसे यूज होता है, थोड़ा सा एप्लीकेशन है उसमें भी देखोगे। एक्सप्लेन द रोल ऑफ द इंडिया नेत्रा प्रोजेक्ट, ये शायद नेत्रा प्रोजेक्ट मुझे जहाँ तक याद है ये थोड़ा सा आउटर स्पेस के लिए है ना, सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए इसरो का कुछ प्रोजेक्ट है ये। सेम हाई एंड इंडिजनाइजेशन ऑफ स्पेस, आईटी, डिफेंस, ठीक है। स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को लेकर एग्जामिन द की इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल, सेम है। देखो क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, यहाँ तक तो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, इसको आप ऐसे इंट्रोडक्टरी मतलब 2-4 लाइन में एक्सप्लेन कर सकते थे। यहाँ से मेन है इंस्टीट्यूशनल, देखो ऑलरेडी डायमेंशन दे रखा है, फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल जो बैरियर्स है उसको आपको बताना था, ठीक है। यहाँ पे है सोशल नेटवर्किंग साइट्स, फोर्स मल्टीप्लायर कैसे यूज होता है, एक ये पार्ट हो गया, और ये जुडिशियल और टेक्निकल इम्प्लीकेशंस दूसरा हो गया, 2 डायमेंशन 6 नंबर में, तो थोड़ा सा टफ है। ओके PMLA जनरली हम लोग मतलब नहीं पढ़ते हैं BPSC में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था, वो भी 36 मार्क्स में। न्यू इंडिया स्पेस पॉलिसी 2023 का, देख रहे हो वो कब का है, मतलब 3 साल पुराना करंट अफेयर है, पिछले साल तक लोग पढ़ते थे। हो सकता है इस बार बहुत लोगों ने स्किप कर दिया होगा, बट जिन्होंने पढ़ा होगा उसके लिए ठीक है। थोड़ा सा पुराना है बट क्वेश्चन इतना बड़ा है, बट इसको आप पढ़ोगे तो इसमें बहुत सारे डायमेंशन ऑलरेडी दिया हुआ है, इसी को लेकर आप एक्सप्लेन कर देते तो ये हो जाता। मतलब अगर आपका PMLA पे नहीं है कमांड, अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो ये तो करना ही था आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा डुएबल है। एटलीस्ट हम लोग स्पेस के बारे में कुछ पढ़ते हैं तो कुछ तो यहाँ पे लिख पाते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल आप देखोगे ना तो साइंस का जो सेक्शन था ये भी टफ था, ठीक है। ये भी आप मतलब इसको इजी नहीं बोल सकते हो या मॉडरेट भी नहीं बोल सकते, ये मॉडरेट टू टफ में ही जाएगा। तो ओवरऑल आप GS2 का सेक्शन देखोगे तो क्या हम लोग यहाँ से इन्फर कर सकते हैं कि 70th का जो भी एग्ज़ाम हुआ है हमारा मेंस का, GS1 हिस्ट्री सेक्शन वेरी इजी, करंट सेक्शन ओके टफ, स्टैटिक्स की तो बात ही क्या करें, GS2 पॉलिटी मॉडरेट टू टफ बट डूएबल। आप सेकेंड सेक्शन जो ज्योग्राफी और इकोनॉमी का था ये टफ था आपका, और साइंस का तो टफ ही रहेगा, वेरी टफ भी बोल सकते हो, क्योंकि जो पैटर्न था उनका उससे ये अलग था। तो जो ये GS2 का जो सेक्शन है ये आपका थोड़ा सा पहले से बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई हुआ है, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या कुछ टेकअवेज निकाल सकते हैं कि अब आपका जो टॉपिक्स है वो अब लिमिटेड नहीं है। पहले होता था ना कि लिमिटेड हो गया, हम लोग कुछ टॉपिक जो ट्रेडिशनल होता था उसको कवर कर लेते थे, हो जाता था। आपका जो हॉराइजन है वो एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। जो विड्थ है किसी भी सिलेबस का या जो सब्जेक्ट का, पॉलिटी का ही लेट सपोज, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म, कल्चरल नेशनलिज्म, इस सब पे वो जा रहा है। पिछले बार वैसे लैंग्वेज से रिलेटेड उन्होंने पूछ रखा था, ठीक है। उसके बाद डाइवर्सिफाई कर रहे हैं वो, ठीक है, वो अपना पूरा एरिया को ही डाइवर्सिफाई कर रहा है, एटलीस्ट GS2 में तो बिल्कुल ही, जहाँ साइंस में आप देखोगे पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड था इस बार, ठीक है। साइंस का तो मतलब टफ था, वेरी टफ था इस बार बोल सकते हैं हम लोग। तो ये हमारा ओवरऑल टेक अवे है। तो बहुत सारे जो BPSC के इस बार जो जिन्होंने दिया है 70th मेंस, उन बहुत लोगों ने मतलब 1-2 बार रीच करने की कोशिश की, और उनसे जब भी बात हुआ तो वो लोग मतलब थोड़ा सा डिसहार्टेंड थे, ठीक है, कि उनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है। तो क्यों, और मैक्सिमम GS2 में ही, कि सर वो थोड़ा सा डिफरेंट क्या कहते हैं क्वेश्चंस का अप्रोच या फिर पैटर्न था वो थोड़ा सा अलग था। तो ये सबके लिए था, ठीक है। जितने भी कोर BPSC स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो उन सबके लिए ये टफ था पेपर। तो किसी एक को टफ लगा है तो ऐसा नहीं है कि बस उसी को टफ लगा, ये सबके लिए टफ था, वो ओवरऑल पेपर टफ ही था, ठीक है। जो UPSC के लेट सपोज प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनके लिए थोड़ा सा हो सकता है कि चलो वो लोग इस तरह से तैयारी करते हैं
तो वो लोग थोड़ा हैंडल कर पा रहे होंगे बेटर तरीके से, लेकिन जो बीपीएससी का कोर स्टूडेंट है हमारा, उनके लिए ये पेपर टफ था। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, वो सबके लिए टफ था। अगर आपके लिए टफ होगा तो किसी और के लिए भी टफ ही था वो। तो इससे ये मतलब टेंशन लेने की बात नहीं है कि अरे मेरा एग्ज़ाम ख़राब गया, किसी और का अच्छा चला गया होगा, ठीक है। तो इसके आधार पे हम लोग देखते हैं कि अब आगे क्या करना है। जैसे हमने बात किया था ना कि हमारा एजेंडा क्या है कि 71st बीपीएससी मेंस को एनालाइज करेंगे, उसके आधार पे फिर देखेंगे 72nd बीपीएससी के लिए क्या है। 2-3 बातें यहाँ पे मैं आपसे बात करना चाहूँगा। पहला तो अभी आपका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है प्रीलिम्स का 72nd। तो ऑलरेडी प्रीलिम्स का जो फियर है ना, वो प्रेशर आप फील कर रहे होगे। इस चक्कर में जो कुछ लोग जो मेंस की जो मेंस का इस बार एग्ज़ाम दिए हैं, उनको डर है मेंस का, ऊपर से अब प्रीलिम्स का आ गया तो इसका फियर है। प्लस जो नए बच्चे हैं जिन्होंने इस बार का अगर पेपर दिखा होगा तो उनको ये लग रहा हो कि अरे ये तो पैटर्न चेंज कर दिया, मैं इस हिसाब से तैयारी करता नहीं हूँ, तो अब क्या करें, ठीक है। तो इस सब बातों पे थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। जैसे मैंने बताया कि नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, आप लोगों को हमारे चैनल पे भी, मेंटरशिप फोरम के चैनल पे भी इसका जानकारी मिल जाएगा। प्लस क्या आपका आगे का स्ट्रैटेजी होना चाहिए प्रीलिम्स को लेकर, इससे भी रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे हम थोड़ा मेंस के लिए बात करते हैं। अब देखो 2-3 तरह के लड़के होंगे। एक जिनका मेंस मतलब कंप्लीट होगा, कंप्लीट इन द सेंस कि जो इस बार 71st मेंस अपीयर हुए होंगे, उनका एटलीस्ट नोट्स कंप्लीट होगा, आंसर राइटिंग अच्छा होगा, उनका क्या कहते हैं जो टेस्ट का स्पीड है वो सही होगा। दूसरा, एक जो नए बच्चे जिनका कि मेंस का एटलीस्ट नोट्स कंप्लीट होगा प्लस आंसर राइटिंग का कुछ ना कुछ उसको आइडिया होगा। तीसरा है जो नए बच्चे जिनका कि मेंस बिल्कुल ही कंप्लीट नहीं होगा, कुछ ज़्यादा पता नहीं है आंसर राइटिंग के बारे में। तो मेनली ये 3 तरह के आपके स्टूडेंट आपको अभी मार्केट में मिल सकते हैं। इनके लिए अब हम तीनों के लिए एक एक करके बात करते हैं कि तीनों के लिए क्या क्या वे फॉरवर्ड है 72nd के लिए। इनके लिए क्या है, देखो एग्ज़ाम कितना भी डाइवर्सिफाई हो जाए, मैक्सिमम लोग क्या वो करते हैं ना कि बोलते हैं कि सर मुझे सोर्स चेंज करना होगा, स्ट्रेटजी चेंज करना होगा। सोर्स बिल्कुल भी नहीं, स्ट्रेटजी हाँ ठीक है, वो हम अभी बात करते हैं। सोर्स मतलब क्या है कि जो अभी आपने बेसिक पढ़ा होगा, जो आपका ट्रेडिशनल टॉपिक है, उसका नोट्स है आपके पास, तो इसी को स्टिक करना है और इसके ऊपर बिल्ड करना है अब आपको, ठीक है। ये आपका बेस बनेगा, इसके ऊपर बिल्ड करना है। और आपका मेंस ऑलरेडी कंप्लीटेड है, मतलब आपके पास नोट्स हैं, ठीक। आपका आंसर राइटिंग सॉर्टेड है, जो बेसिक ट्रेडिशनल टॉपिक्स है वो सब आपका कंप्लीट है। तो अगर जब आप प्रीलिम्स दे दोगे, प्रीलिम्स आपका क्लियर होगा, एटलीस्ट 3 मंथ का तो टाइम मिलेगा ही। इसमें आपको क्या करना है, इस सब को बस रिवाइज करना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है। प्लस जो जैसे यहाँ पे हम लोग देखा ना कि वो थोड़ा सा टॉपिक को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपके नोट्स को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना होगा। लेट्स सपोज मतलब थोड़ा सा जो भी ट्रेडिशनल टॉपिक्स थे उससे थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा हमें, ठीक है। तो अभी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग आराम से प्रीलिम्स में लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका वो 3 मंथ का इनफ टाइम होगा कि आप जो भी अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है, या फिर साइंस का देख रहे थे या GS2 का जो भी सेक्शन था, ये आप आराम से उस टाइम टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो उनके लिए है कि जिनका मेंस कंप्लीट हो गया है। दूसरे बच्चे जिनका मेंस का नोट्स है और आंसर राइटिंग आता है, तो ये भी तो सेम कैटेगरी हो गया ऊपर वाला। बस इनका बस डिफरेंस ये है कि इन्होंने मेंस नहीं दिया है 70th, बट कैटेगरी तो सेम ही है, तो उनको भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से आप प्रीलिम्स की तैयारी करो, जो भी आपने प्रीवियस कर रखा है इसी को बेस बनाकर उस पर प्रीलिम्स के बाद
आपको बिल्ड करना है। आंसर राइटिंग आपको आता ही है, नोट्स आपके हैं ही, उसी को एग्ज़ाम के बाद आप डाइवर्सिफाई करोगे। नोट्स मतलब कुछ एडिशन करना होगा तो करोगे, फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पे है जो तीसरे वाले हैं कि जिनका मेंस कुछ नहीं है, ना नोट्स है और ना ही आंसर राइटिंग का कुछ है, ठीक है। तो अब इनके लिए क्या है सॉल्यूशन, यहाँ पे भी अब दो तरह के लोग होंगे। एक होंगे जो प्रीलिम्स कॉन्फिडेंट होंगे, ठीक है, उनको लग रहा होगा उनका जो भी नॉलेज होगा प्रीलिम्स को लेकर, उनको लग रहा होगा कि मेरा प्रीलिम्स आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो उनके लिए क्या है कि अभी का जो ये कौन सा मंथ है, मई, जुलाई, 26 जुलाई को एग्ज़ाम है आपका, मई, जून और जुलाई। आप मई में क्या कर सकते हो, हाफ टाइम, ये मतलब ठीक है, आपको लग रहा होगा कि क्या बात कर रहे हैं, बट जनरली जो प्रीलिम्स बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं उनके लिए ठीक है। मैंने बहुतों से बात किया है कि यहाँ पे आप जो मई का मंथ है ना, आप हाफ टाइम आप अभी भी मेंस को दे सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। आधा टाइम एटलीस्ट मेंस को दो, और इसमें क्या करने की कोशिश करो, एटलीस्ट जो एक मतलब मिनिमम 2 तो सब्जेक्ट आपका जो ट्रेडिशनल है उसके नोट्स आप रेडी कर लो, और प्लस आंसर राइटिंग के बारे में कुछ सीख लो लिटिल बिट, ठीक है, कि क्या आंसर राइटिंग मतलब क्वेश्चन को ब्रेक कैसे करना है, ठीक है। हेडिंग्स होते हैं, सब हेडिंग्स होते हैं, पॉइंट्स में लिखना कैसे है, ठीक है। क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी होता है, कंक्लूजन होता है, तो ये सब थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेंस मतलब प्रीलिम्स के बाद आप सीखने के लिए आओगे। अगर उसके बाद अगर आप सीखने की कोशिश करोगे तो वो सीखते सीखते फिर 1-2 महीना निकल जाएगा, फिर 1-1.5 महीना में आपका मेंस आ जाएगा। ऑलरेडी टॉपिक बहुत डाइवर्सिफाई हो रहा है, तो ट्रेडिशनल भी आपका सही से नहीं हो पाएगा, और जो फिर लास्ट में फियर आता है, प्रेशर आता है, उसकी वजह से और भी बहुत ही गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो जो प्रीलिम्स कॉन्फिडेंट है वो अपना हाफ टाइम आराम से मेंस को दे सकते हैं। और हाफ टाइम पे अगर आपको, यहाँ तक मैं तो ये बोलूँगा कि आप 3/4 को भी डिवाइड कर लो, या फिर अगर पूरा का पूरा देना है तो पूरा का पूरा अभी 10-15 दिन मेंस को दे दो, उसके बाद प्रीलिम्स पे आओ, अगर आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो तो। लेकिन अगर थोड़ा सा डर लग रहा है कि चलो यार प्रीलिम्स है, मतलब नोटिफिकेशन भी आउट हो गया है, मार्केट में भी देखोगे बहुत हल्ला भी होगा प्रीलिम्स का, इधर कोर्स लॉन्च होगा, वो कोर्स लॉन्च होगा, ठीक है। तो आप अपना माइंड को थोड़ा सा स्टेबल करने के लिए हाफ टाइम आप मेंस को दो, और उसमें ये सब कोशिश करने की कोशिश करो, और हाफ टाइम आप प्रीलिम्स पे लग जाओ, और जून से पूरी तरह से प्रीलिम्स पे लग जाना, और फिर जुलाई में तो आपका एग्ज़ाम ही है। सेकेंड, जो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कौन सा, कि जिनका मेंस रेडी नहीं है, नोट्स भी नहीं है, आंसर राइटिंग भी नहीं है, जिसमें पहला बच्चे हो गए जो प्रीलिम्स कॉन्फिडेंट हो गए। दूसरा इसमें वैसे होंगे जो कि जिनको प्रीलिम्स के लिए बहुत फेयर होगा, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं होगा, उनको लग रहा होगा पता नहीं होगा कि नहीं, प्रीलिम्स होगा कि नहीं। तो आप लोगों को अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ना डरने की ज़रूरत है, ना प्रेशर लेने की ज़रूरत है, क्योंकि देखो ये दोनों चीज़ ना आपके माइंड को सही नहीं रहने देगा। और ये किसके लिए मैं बोल रहा हूँ, मेंस के लिए। अगर नहीं है तो अब नहीं है, अब क्या कर सकते हैं, मतलब पीछे जाकर अपने टाइम को तो हम लोग पीछे नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर नहीं है तो नहीं है, अब क्या ही कर लेंगे हम लोग, और ऊपर से हम प्रीलिम्स के लिए भी कॉन्फिडेंट नहीं है। तो अभी का मई, जून, जुलाई आप पूरी तरह से प्रीलिम्स पे फोकस करो। उसके बाद जब 3-4 मंथ मिलेंगे आपको तो उसमें आप मेहनत करोगे। ऑब्वियसली जिनका मेंस रेडी है यहाँ पे, जिनका भी नोट्स रेडी है, जिन्होंने मेंस दे रखा है, जिनका आपका नोट्स रेडी है, तो वो तो ऑलरेडी आपसे आगे है। अब आगे है तो है, ये मतलब फैक्ट है ना। अब इसमें मैं कुछ कर तो नहीं सकता हूँ, अब ज़बरदस्ती का मैं बोल दूँ कि ठीक है, अरे नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कुछ इशू नहीं है, बिल्कुल नहीं, इशू है हाँ। लेकिन इस इशू को ख़त्म किया जा सकता है अगर प्रीलिम्स अगर आपका हो जाए, उसके बाद अगर आपको राइट गाइडेंस मिले, प्लस जो हार्ड वर्क होगा आपका,
इसका तो कोई तोड़ नहीं है, ये मिल भी जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर ये नहीं होगा तो प्रीलिम्स के बाद इसको मैनेज किया जा सकता है कि एग्ज़ाम तक जाते जाते एटलीस्ट आप उस कंडीशन में आ जाओ कि आप मेंस को लिख सकें पेपर को। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अभी पूरी तरह से आपको प्रीलिम्स पे ध्यान देना होगा, क्योंकि आप प्रीलिम्स के लिए भी आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, वो डर होगा, प्रेशर है, उसकी वजह से अगर लेट सपोज अगर आपका प्रीलिम्स ही नहीं निकला, अगर आपने देखा कि चलो मेंस का एग्जाम हुआ है, बहुत डाइवर्सिफाई हो रहा है, मेरा तो तैयार भी नहीं, अभी हम थोड़ा मेंस का करने लगते हैं, प्रीलिम्स का छोड़ते हैं, लेकिन ऑलरेडी आप प्रीलिम्स पे उतने कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो बैक माइंड में ना वो आपका चलते रहेगा कि अरे प्रीलिम्स नहीं हुआ तो प्रीलिम्स नहीं हुआ तो, और जैसे क्रिपिन हुआ ना ये माइंड में बात कि प्रीलिम्स नहीं हुआ तो फिर बहुत मुश्किल है प्रीलिम्स क्लियर करना। और अगर प्रीलिम्स क्लियर ना होगा फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब कुछ मेंस का कोई बात करने का मकसद ही नहीं है, फिर मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए आप लोग पूरी तरह से जो मेंस का डर है, प्रेशर है, इसको हटाओ। अब कर भी नहीं कुछ सकते ना, जैसे मैंने बोला, अभी प्रीलिम्स पे फोकस करो, 26 जुलाई का जो दिन है उसको अच्छा बनाओ, और इस एग्ज़ाम होने के जब एग्ज़ाम आप इस हिसाब से प्रीलिम्स का तैयारी करो कि 26 जुलाई को जब एग्ज़ाम हॉल से आप निकलो तो आपको पता हो कि आपका प्रीलिम्स हो रहा है, ठीक है, और उसके अगले दिन से आप अपने मेंस में लग जाओगे। मैंने बोला ना कि उसको मैनेज कर सकते हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते, पीछे नहीं जा सकते हैं, लेकिन जो भी हमारा इशू है, जहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं राइट गाइडेंस और हार्डवर्क की वजह से। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें हैं थी जो मुझे 72nd बीपीएससी के लिए बताना था। ठीक, कि कैसे मतलब जो भी 71st मेंस था उसके आधार पे हम लोग क्या कर सकते थे। 3 तरह के, जैसे मैंने बात किया कि जो जिन्होंने इस बार मेंस दिया है तो उनका ऑलरेडी बेसिक कंप्लीट है, पेपर डाइवर्सिफाई हो रहा है, उससे डरने की बात नहीं है, क्योंकि जो बेस तो आपका वही रहेगा, बेस तो वही होता है ना, ट्रेडिशनल जो बेसिक टॉपिक्स थे वही बेस बनेगा आपका, उसी के ऊपर आप बिल्डअप करते जाओगे, वहीं से आप जो आपका नॉलेज है उसको एक्सपेंड करोगे। ठीक है, तो इनको, और ये जो दूसरे कैटेगरी के थे जिन्होंने मेंस नहीं दिया था लेकिन उनका मेंस रेडी है, नोट्स तैयार है, उनका आंसर राइटिंग मतलब सॉर्टेड है, तो ये दोनों तो सेम कैटेगरी के, ये आप पूरी तरह से प्रीलिम्स में लग जाओ। यहाँ पे थोड़ा सा है कि जिनका मेंस का ना नोट्स है ना आंसर राइटिंग का आइडिया है, वहाँ पे जो दो तरह के लोग हैं, एक प्रीलिम्स कॉन्फिडेंट वाले, वो है कि थोड़ा सा आप मेंस पे दे सकते हो, जो मई का ऑप्शन है, मंथ है, आप वहाँ पे अब कुछ 1-2 सब्जेक्ट के आप नोट्स इकट्ठा कर लो, एटलीस्ट पढ़ लो, इकट्ठा क्या कर लो मतलब पढ़ लो, उसका आंसर राइटिंग थोड़ा सा सीख लो, कि जब प्रीलिम्स हो जाए तो उसके बाद 1-2 सब्जेक्ट के आपके पास नोट्स रहेंगे ही, जो बचेंगे ज़्यादा तो है नहीं सब्जेक्ट इसमें, उसका नोट्स बनाओगे, आंसर राइटिंग आप ऑलरेडी सीख चुके हो, बस आपको प्रैक्टिस करना होगा, और फिर 1 मंथ में एटलीस्ट आपका पूरा नोट्स कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 1 मंथ यहाँ भी आप दे रहे हो, 2 मंथ में आपका पूरा ट्रेडिशनल नोट्स कंप्लीट हो गया, उसके बाद लास्ट 2 मंथ हो गए, उसमें आप एक्सपेंड करते रहना अपना, जो भी आपका टॉपिक्स है उसको डाइवर्सिफाई करते रहना। ठीक है, तो वो आप अभी मतलब मेन यहीं पे था, मुझे फोकस करना था कि जो प्रीलिम्स कॉन्फिडेंट है वो थोड़ा सा अपना मेंस को अभी कर सकते हैं, बाकी फिर जिनका प्रीलिम्स पे कॉन्फिडेंस नहीं है उनको भी अभी मेंस को सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब अगर मेंस के बारे में सोचोगे तो फिर मतलब बहुत दिक्कत हो जाएगा, आपका प्रीलिम्स भी उस चक्कर में कहीं ना निकले, तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा इतना बात करने का। ठीक है, तो आप पूरी तरह से प्रीलिम्स में लग जाओ। ठीक है, तो जो भी मतलब मैक्सिमम लोगों को आपको प्रीलिम्स में लगना होगा, जो एक कैटेगरी के लोग हैं जिनका प्रीलिम्स कॉन्फिडेंट है, वो चाहे तो अभी मेंस को हाफ टाइम दे सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो तो आप ठीक है मतलब फुल टाइम भी दे दो, 10-15 दिन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा 72nd के लिए थोड़ा सा वे फॉरवर्ड था, और जैसे हमने देख भी लिया, पहले हमने देखा कैसे 70th का जो 71st का सॉरी जो मेंस हुआ है उसका पेपर कैसे रहा है, थोड़ा सा पहले से पैटर्न थोड़ा सा अलग हुआ है। ठीक है, तो बाकी हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, जस्ट ठीक है, ओके, बाय।